सीएम नीतीश का जनता दरबार, कई विभागों की सुनेंगे शिकायतें, संबंधित विभागों के आलाधिकारी भी रहेंगे मौजूद। स्वर्गीय रामविलास पासवान की 8 अक्टूबर को पहली पुण्यतिथि, पशुपति पारस ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं को दिया निमंत्रण। पैसे लेकर टिकट नहीं देने के मामले में जांच शुरू, तेजस्वी सहित अन्य के खिलाफ दर्ज है एफआईआर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर भी पैसे लेने का आरोप। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। आज सीएम नीतीश कुमार जनता दरबार में फरियादियों की शिकायत का निपटारा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गृह विभाग, राजस्व और भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, निगरानी विभाग, खनन एवं भूतत्व विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित शिकायतों को सुनेंगे। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में संबंधित विभागों के आलाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सुनवाई के दौरान सीएम नीतीश लोगों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान करने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की और आगामी 8 अक्टूबर को पटना स्थित लोजपा कार्यालय में स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि में शामिल होने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद पशुपति पारस मुख्यमंत्री आवास गए, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद थे। रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि में आने के लिए नीतीश कुमार और ललन सिंह को आमंत्रण दिया। वहीं हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह, मंत्री मुकेश सहनी से भी मुलाकात की और पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनकी बड़ी बहन आरजेडी सांसद मीसा भारती के खिलाफ कोतवाली पुलिस की जांच शुरू हो गई है। पटना के कोतवाली थाने में दर्ज कराए गए केस के बता दें आपको कि तहकीकात शुरू कर दी गई है और पैसे लेकर टिकट नहीं देने के मामले में तेजस्वी, मीसा भारती के साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा पर भी और प्रवक्ता राजेश राठौर और स्वर्गीय सदानंद सिंह के बेटे शिवानंद मुकेश के ऊपर भी केस दर्ज किया गया है। इस कड़ी में कोतवाली पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज करने वाले वकील संजीव सिंह को नोटिस भेजा गया है। लालू परिवार में चल रहे विवाद पर बीजेपी ने हमला बोला है और इस मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि ये झगड़ा तो और बढ़ने वाला है। तेजस्वी सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारा इतिहास बताता है कि सत्ता पाने के लिए लोगों ने क्या क्या रणनीति अपनाई है। सत्ता के लिए परिवारों के बीच हुए झगड़े को हम लोगों ने भी देखा है। इसीलिए अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। तेजस्वी यादव क्या गुल खिलाते हैं, देखते जाइए। नीति आयोग की रिपोर्ट राज्यों की रैंकिंग करती है और मैं नीति आयोग से आग्रह करूंगा कि रैंकिंग के साथ साथ पिछले 10 साल में किस राज्य में कितना विकास हुआ है, इसको भी वो अपने और आकलन में दिखलाएं। क्योंकि बिहार 2005 के अंदर यहाँ पर अस्पताल में सुई भी नहीं मिलती थी, रुई भी नहीं मिलती थी, कुत्ते अस्पताल के बेड पर दिखाई पड़ते थे। तो 15 साल में बिहार में जो मेडिकल का, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, उसमें व्यापक परिवर्तन हुआ है और उसी का परिणाम है कि जहाँ कोरोना में महाराष्ट्र में 4.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत विकसित है। तमिलनाडु या अन्य राज्य जहाँ अच्छे अस्पताल हैं, लेकिन बिहार जैसा राज्य, वहाँ पर हम 10,000 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई। हमने हजारों लोगों को मरने से बचा लिया। ये बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का ही परिणाम है। तो बता दें आपको कि लालू परिवार पर जिस तरीके से एफआईआर हुआ है, अब इसको लेकर के जो सत्ता पक्ष है वो लगातार पूरे परिवार पर हमलावर है। ऐसे में आज से इस मामले की जांच भी शुरू हो गई है। दरअसल पटना के कोतवाली थाने में पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है और आज जिस तरीके से वकील हैं उनको भी आपको बता दें कि इसको लेकर
वहीं आपको बता दें कि गठबंधन ने भी हमला बोलते हुए 2 सीटों पर लेकर क्या कुछ तमाम बातें कही है, जरा सुनिए। डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में गहमागहमी बढ़ी हुई है और बिहार के दोनों राजनीतिक खेमों महागठबंधन और एनडीए के लिए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, ये बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम बता रहा है। ये दोनों तरफ से झोंकी जाने वाली पूरी ताकत बता रही है और इस बात के आसार बता रहे हैं कि किस तरीके से दोनों राजनीतिक खेमा अपना पूरा दमखम लगाने वाला है इस उपचुनाव में। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है इस उपचुनाव को लेकर महागठबंधन खेमे से, वो सवाल ये है कि आरजेडी ने अपने दोनों उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से क्या कोई उम्मीदवार होगा तारापुर या कुशेश्वर स्थान की सीटों पर या दोनों सीटों पर? इस वक्त हम बात करेंगे। कांग्रेस के एमएलसी हैं समीर कुमार सिंह हमारे साथ। सर, लोग यही जानना चाहते हैं, दर्शक यही जानना चाहते हैं, जिनकी दिलचस्पी बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई खबरों में है, और सवाल यही है, बिहार के सियासी गलियारों में लगातार टहल रहा है कि क्या कांग्रेस अब उम्मीदवार देने जा रही है कुशेश्वर स्थान में, तारापुर में या दोनों सीटों पर? आरजेडी के घोषणा के बाद पार्टी हाईकमांड इस पर मंथन कर रही है और हम समझते हैं कि कल तक कांग्रेस पार्टी को क्या करना है वो फैसला सामने आ जाएगा। हम लोगों ने तो कुशेश्वर स्थान की तैयारी कर रखी थी कि हमें गठबंधन धर्म का पालन करना है, तो तारापुर के बारे में नहीं ध्यान दिया था, जबकि हमारे पास, कांग्रेस के पास तारापुर में भी लड़ने लायक नहीं बल्कि जीतने लायक भी उम्मीदवार मेरे पास हैं। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। किस परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल को ऐसा निर्णय लेना पड़ा, ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल से भी संपर्क साधने का प्रयास किया गया है पार्टी हाईकमांड के प्रतिनिधि के द्वारा। तो जो भी स्थिति बनेगी, संभवतः कल हम लोग खुलकर बताएंगे कि दोनों सीटों पर हम लड़ेंगे। लेकिन अगर राजद नहीं मानते हैं, राजद के लोग, तो निश्चित रूप से हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे, ऐसा हम लोग विचार कर रहे हैं। आपको ये भरोसा है कि आपने कहा कि आरजेडी से बातचीत चल रही है अभी भी, आपको ये भरोसा है कि आरजेडी अपना फैसला बदल लेगी आपके बातचीत करने से? नहीं, अगर गठबंधन धर्म का पालन वो करते हैं तब तो उनको निश्चित रूप से रीथिंकिंग करना पड़ेगा, पुनर्विचार करना पड़ेगा। अन्यथा अगर वो तय कर लिए हैं कि हम दोनों सीट पर लड़ेंगे ही, तो फिर हम भी इतने कमजोर नहीं हैं, हम भी दोनों सीट पर लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। तो आप भी, अगर आरजेडी आपको चुनौती दे रही है, आपको बिना भरोसे में लिए, जैसा कि आप लोग का आरोप रहा है कि बिना भरोसे में लिए उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर देती है, और आप कह रहे हैं, आप भी चुनौती दे रहे हैं कि हम भी कमजोर नहीं हैं, तो क्यों नहीं माना जाना चाहिए कि गठबंधन टूट चुका है? गठबंधन है नहीं। हम चुनौती उनको नहीं दे रहे हैं। आज भी गठबंधन हमारा है, इसको मान के चल रहे हैं। और वो कैसे इसका उल्लंघन किए हैं, तो उसका जवाब तो आपको उनसे ही लेना पड़ेगा। अगर वो भी उन्होंने तो बाकायदा ऐलान कर दिया कि दोनों सीटों पर वो उम्मीदवार उतारेंगे, आप भी यानी कांग्रेस भी अगर किसी एक सीट पर अपने उम्मीदवार उतारती है, कुशेश्वर स्थान की सीट की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस उतारने जा रही है, अभी तक तो यही है, आप भी कर रहे हैं, तो जब आप भी उम्मीदवार उतार रहे हैं, वो भी उम्मीदवार उतार रहे हैं, तो क्यों नहीं माना जाना चाहिए कि गठबंधन रहा नहीं, खासकर इस उपचुनाव के लिहाज से अगर बात करें? अभी कोई गठबंधन टूटने की बात हम नहीं मानते हैं, इसलिए कि अभी 8 तारीख तक नामांकन का डेट है। तो इस दरमियान कुछ भी राजनीति में कोई भी परिस्थिति बन सकती है, इसीलिए बहुत जल्दीबाजी में हम कोई ऐसा बयान नहीं देंगे। और महागठबंधन है या नहीं है, ये तो पार्टी हाईकमान के प्रतिनिधि देंगे, हमारे प्रभारी देंगे और प्रदेश अध्यक्ष देंगे। अच्छा, क्या आपको उम्मीद थी आरजेडी से इस तरह के फैसले की? क्या आपको उम्मीद थी कि आरजेडी आपकी बात नहीं सुनेगी, दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर देगी? नहीं, हम लोग को उम्मीद क्या, हम लोग तो समझ ही रहे थे कि हम लोग को कुशेश्वर स्थान पर लड़ने की तैयारी करनी है और कर रहे हैं। और तारापुर सीट चूंकि उनका बनता है, इसलिए हमारे मन में भी तो हो रहा होगा कि तारापुर सीट हमको मिल जाता, लेकिन नहीं।
जब गठबंधन धर्म को पूरी तरह पालन करना है मजबूती के साथ, तो स्वाभाविक रूप से हमने तारापुर पर कोई चर्चा नहीं की। सवाल यह भी है, आज बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का एक ट्वीट है जो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने एक बार फिर कांग्रेस को उसकी हैसियत बता दी है। अब भी अगर कांग्रेस आला कमान को राजद नेतृत्व में अपना भविष्य दिखाई देता है तो दीगर बात है। वैसे आज की बेइज्जती के बाद कांग्रेस नेतृत्व को चाहिए कि अविलंब राजद के साथ गठबंधन तोड़ ले, शायद इससे उनकी कुछ लाज बच जाए। जीतन राम मांझी जी की आज जो भी हैसियत है वो कांग्रेस के बदौलत ही है। कांग्रेस ने उनको जिला प्रेसिडेंट बनाया गया का, कांग्रेस ने उनको बिहार सरकार का मंत्री बनाया। राजनीतिक रूप से जो भी उनका अस्तित्व सामने आया वो कांग्रेस के बदौलत आया। हर लोग कांग्रेस के बल पर बनते हैं, नेता बन जाते हैं, उसके बाद कांग्रेस को ही चुनौती देते हैं, कांग्रेस को ही सबक सिखाने का बात करते हैं, कांग्रेस को ही छोटा बनाने का बात करते हैं। जीतन राम मांझी, ये ठीक है कि वो मुख्यमंत्री के पद पर गए, लेकिन राजनीति में आज भी एक अवसरवादी राजनेता की ही उनकी पहचान है। एक आखिरी सवाल है हमारा कि एक खबर आई है आज की बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचने आने वाले हैं। 21 या 22 वो तारीख हो सकती है अक्टूबर की, जब वो आएंगे और न सिर्फ आने वाले हैं, वो बिहार में चुनावी सभाओं को संबोधित भी करेंगे। इसको किस तरह से देखती है कांग्रेस? नहीं, वो तो पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनकी पार्टी है, उनका संचालन करने के लिए आना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से पार्टी को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो वो कर ही सकते हैं। इसलिए कांग्रेस का इसमें क्या प्रतिक्रिया होगा? हम भी कांग्रेस के कार्यक्रम को चलाते हैं, वो भी चलाएंगे, तो इसमें तो अलग अलग अपना हम लोग का पार्टी अलग अलग है, हम लोग का अलग अलग कार्यक्रम है, एजेंडा अलग है, तो इसको कोई हमारा कोई नजरिया क्या होगा इसमें? तो क्या अधिकतम कल देख औरंगाबाद में जिला जदयू का अंतरकलह एक बार फिर उभर कर सामने आ गया है, जब भंग हो चुकी जिला कार्यकारिणी को पुनर्गठित करने के लिए पार्टी की चुनिंदा कार्यकर्ताओं में से एक फॉर्मेट पर उनका मंतव्य लिया जा रहा था। इसी बीच पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान जिलाध्यक्ष के समर्थकों के बीच जमकर गाली गलौज शुरू हो गई, साथ ही हाथापाई भी हुई। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि प्रशासन को दखल करना पड़ा। मामला कुछ नहीं है। डॉक्टर एलबी सिंह सहायक प्रभारी बने हैं और यहाँ मुख्य प्रभारी हैं पूर्व मंत्री अजीत चौधरी जी। उन सब प्रोग्राम नवरात्रा के बाद होना है, बाकी बीच में एलबी सिंह का फोन आया कि विश्वनाथ 10-20 आदमी महत्वपूर्ण लोग को बुला लीजिएगा, वो लोग से रायशुमारी करना है। तो कल हम आए, सब लोग से रायशुमारी। ये हमें सूचना मिली थी कि गेस्ट हाउस में जदयू के वर्गीय नेता हैं और उनके लोगों के बीच में मीटिंग हो रही है, कुछ हल्ला हंगामा तो उसी की जांच में हम लोग आए थे और अभी मामला बिल्कुल शांत है। सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं और ऐसी कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं। नशा मुक्त खगड़िया अभियान के तहत खगड़िया सदर विधायक छत्रपति यादव के साथ महागठबंधन की टीम ने नुक्कड़ सभा का आयोजन किया, जहां नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए सदर विधायक छत्रपति यादव ने अपने 10 महीनों के कार्यकाल में अध्ययन करने के बाद कहा कि खगड़िया के जिला बनने के 40 वर्ष के बाद भी खगड़िया का विकास अब तक सही रूप से नहीं हो पाया है। कॉलेज है और दूसरा एक महिला कॉलेज की स्थापना हुई है। दो शिक्षण संस्थान के अलावा हायर एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। 40 वर्षों जिला का बने हुए हो गई है। 40 वर्ष के अंतराल के बाद कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि यहाँ के बच्चे बच्चियाँ घर से निकल करके शहर में साइकिल से कोचिंग करने के लिए आती है। उसके बावजूद भी परिवार के समाज के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा उस पर कुछ न कुछ छीटाकसी करते हैं। आप परिवार के सदस्य हैं, आप एक बात की जानकारी रखिए। एक वक्त था जब महिलाओं घर से नहीं निकलती थी, पर्दा में रहती थी। आज वक्त है हमारे घर की बेटियां हवाई जहाज उड़ा रही है, रेल चला रही है।
बेगूसराय के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। घटना नगर थाना क्षेत्र के एक अस्पताल की है। बताया जाता है कि बरौनी थाना क्षेत्र निवासी सुनील कुमार पत्नी पूनम देवी को शाम पेट में दर्द और चक्कर की शिकायत पर भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान रविवार दोपहर उसकी मौत हो गई। परिजनों ने कहा है कि प्रबंधन सिर्फ पैसा जमा करने की बात करता था। पैसे की वजह से इलाज सही तरीके से नहीं किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत कराया। वहीं अस्पताल प्रबंधन के अनुसार सारे आरोप गलत है। बीच यहाँ पर भर्ती हुआ था, मतलब कल शाम में हुआ था। तो पहले इस पेशेंट का सिर्फ बीपी डाउन था और कुछ नहीं था। यहाँ पर फिर भर्ती किया गया तो बोले थे ठीक है, पेशेंट कोई दिक्कत नहीं, हम अंदर गए थे मिलने। बस सुबह हम बोल रहे हैं कि पेशेंट को मतलब क्या है कि पेशेंट यहाँ जैसे मर गया है, जिसके परिजन लोग जो है सो हंगामा कर रहे हैं। इन लोग को जो है सो पूछा जा रहा है। ये लोग बताए कि इलाज में जो है सो नाम काटने का था और वो पैसा नहीं जमा किए, इसलिए नाम नहीं कटा। इसी बीच कैजुअलिटी हो गया और जिसके वजह में जो है से लोग पैसा करवाने का खर्चा नहीं। में करीबन 6-6:45 के आसपास एडमिट हुई। इनका कंप्लेन था कि पेट में दर्द है, चक्कर आता है, उल्टी है, सब चीज़ करके। बीपी एकदम नहीं था इनका, है ना। बीपी नहीं था तो नॉरएड्रेनालिन का सपोर्ट होता है, वो हम लोग लगाए। धीरे धीरे करके बीपी भी कुछ आया, थोड़ा सा कंट्रोल भी हुआ। लेकिन करीबन 6 बजे के सुबह 6 बजे से इनका कंडीशन थोड़ा डिटोरिएट किया। मतलब कि जो बीपी बढ़ना चाहिए था वो बढ़ नहीं रहा था, बल्कि पटना सिटी के मेहंदीगंज थाने में एक सगे भाई ने अपने ही भाई की हत्या महज कुछ पैसों की खातिर कर दी। वहीं स्थानीय थाने की पुलिस ने बताया है कि महज 8,000 रुपए के लेन देन के कारण छोटू नामक शख्स की हत्या उसके अपने भाई जग्गू ने कर दी। उसके बाद भाई जग्गू मौके से फरार हो गया। पुलिस को तत्काल मामले की जानकारी मिली, जिसके बाद घायल छोटू को इलाज के लिए एनएमसीएच ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। दोनों भाई में अपना झगड़ा किया, चचेरा दोनों भाई में हमको मेरा भतीजा हुआ। देखो मेरा भतीजा जेल में गेल है, जो पैसा मांगिस कि हम 2 लाख रखे हुए हैं, 5 लाख रखे हुए तो रखे मत लगे, उससे 8,000 रुपये ले लिया। कहीं कारण करिए। विवाद का कारण है दोनों भाई में आपसी विवाद हुआ 8,000 रुपया लेकर के, और जिसमें नहीं दिया पैसा है वो एक भाई ने उसको पेट में चाकू मार दिया और उसके घर पर से उठा करके हम लोग ले गए एनएमसीएच इलाज कराने के लिए। वहाँ उनको जैसे मृत्यु घोषित कर दिया गया डॉक्टर साहब के द्वारा। वहाँ से लाया गया यहाँ पोस्टमार्टम कराने के लिए। उसके बाद जब उसको जिसने मर्डर किया है उसको हम लोग वहाँ से पटना साहिब स्टेशन से हम उसको अरेस्ट करके लाए हैं, जो हाजत में बंद है। नालंदा के बैगनाबाद मोहल्ले में छापेमारी कर पुलिस ने नकली अंग्रेजी शराब निर्माण फैक्ट्री का खुलासा किया और कार्रवाई की भनक पाकर धंधेबाज आपको बता दें कि भागने में सफल रहे। वहीं मौके से भारी मात्रा में कच्चा स्प्रिट, विभिन्न ब्रांडों की नकली अंग्रेजी शराब सहित कई सामान बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस धंधेबाजों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सिवान के मेरवा थाने की पुलिस ने एक कार से लगभग 35 पेटी शराब को बरामद किया है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शराब उत्तर प्रदेश से लाई जा रही थी, जो मेरवा होते हुए सिवान ले जाने के फिराक में थे। हालांकि पुलिस को पहले से ही गुप्त सूचना मिल चुकी थी, जिसको लेकर पुलिस पहले से ही तैयार खड़ी थी। जैसे ही तस्कर शराब लेकर पहुंचा, पुलिस ने कार को घेर लिया, जिसके बाद कार की तलाशी ली गई, जिसमें 35 पेटी विदेशी शराब बरामद किए गए। वहीं चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। डुमरांव प्रखंड में तीसरे चरण के चुनाव की शुरुआत हो रही है, जिसकी तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही है। वहीं डीके कॉलेज डुमरांव में ईवीएम कमीशनिंग के काम को अंततः महत्वपूर्ण और सावधानी बरतते हुए आपको बता दें कि किया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो, इस पर भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। अभी हम लोगों का जो है ईवीएम का जो है कमीशनिंग आप देख रहे हैं, जहाँ पर भी खड़े हैं हम, ईवीएम का कमीशनिंग का स्थल है। दाएं साइड आप देखेंगे तो हम लोगों का पार्टी डिस्पैच जो होना है, उसकी जो भी तैयारियां हैं वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आज हम लोगों ने जो है हर एक कोषांग का जो है हम लोगों ने समीक्षा भी की है। समीक्षा में जो है
चाहे वो मत पत्र की तैयारी हम लोग कैसे कर रहे हैं, जो हम लोग के पंच और सरपंच के हो रहे हैं, ईवीएम का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद जो है हमारे बल की प्रतिनियुक्ति कहाँ पे होगी, फिर वो जो पोलिंग पार्टी जो है उनका मिलान किस तरह से होगा, फिर पोलिंग पार्टी को जो है जब वो चले जाएंगे तो पीसीसीपी को हम लोग जो ईवीएम कैसे देंगे, तो जो भी तैयारी हैं सभी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। नालंदा जिले में आई अचानक बाढ़ के बाद लोगों का सब्र का बांध अब टूट रहा है। आपको बता दें कि रुहुई थाना क्षेत्र इलाके के सरमेरा बेटा रोड में बाढ़ पीड़ितों ने अपनी मांग को लेकर सड़क जाम किया। सड़क जाम के दौरान दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम कर रहे लोगों ने बताया कि बाढ़ की त्रासदी के कारण हम लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। खेती बाड़ी पूरी तरीके से चौपट हो गई है। जाम की सूचना पर पहुंचे वीडियो अंजन दत्ता, अंचल अधिकारी धर्मेंद्र पंडित और थानाध्यक्ष सुरेश प्रसाद ने मोहल्ले वासियों को जल निकासी की समस्या का निदान का आश्वासन दिया और इसके बाद लोगों ने सड़क जाम हटाया। तकलीफ हो रहा है, हमारे घर द्वार सब चोर को, और बाद में चावल धान सब संपत्तियां सब ले को हमारे को ले सुन लो। अब की कहियो ये रोड वाला को ले, रोड वाला को ले से करदल को ले रोड वाला। अभी नगर निगम के लोग आएंगे, अभी साफ सफाई करेंगे और ये पानी की समस्या कितने देर किया हुआ है वो नगर निगम से जेसीबी आ रहा है। बगहा में पैदल यात्रियों के लिए खुला वाल्मीकि नगर नेपाल बॉर्डर। लंबे अरसे के बाद बॉर्डर खुलने से स्थानीय लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। लोगों ने बॉर्डर खुलने पर स्थानीय विधायक रिंकू सिंह को धन्यवाद दिया है। हालांकि अभी गंडक बराज से पैदल ही जाने की अनुमति है। अभी 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के आवागमन पर रोक है। और अब खबरें झारखंड से। जमशेदपुर में अक्षेस विभाग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव यानी कि 75वें वर्षगांठ के अवसर पर सफाई मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं आपको बता दें कि शहर के कई सफाई कर्मी इस सम्मान समारोह में शामिल हुए। सरायकेला जिला अंतर्गत आदिवासी कला संस्कृत भवन पदमपुर में सिंह दोमिशी मांझी परांगना महल प्रखंड की बैठक परांगना नंदलाल टुडू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। प्रखंड क्षेत्र के 23 मांझी बाबाओं और ग्रामीण उक्त बैठक में उपस्थित रहे। उक्त बैठक में रामचंद्रपुर फुटबॉल मैदान में 24 अक्टूबर को अभिनंदन समारोह मनाने का निर्णय लिया गया। जो इस कला एवं संस्कृति भवन में सिंह दिसोम माझी पारगना महल की ओर से जो बैठक हुई, इसमें मुख्य रूप से एक अभिनंदन समारोह का निर्णय लिया गया और इसके लिए तारीख भी निश्चित की गई, स्थान का भी चयन किया गया। यह स्थान रहेगा हमारा रामचंद्रपुर फुटबॉल मैदान। दिनांक 24/10/2021 रविवार को अभिनंदन समारोह का आयोजन है और ये हमारे इस झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड सरकार के माननीय मंत्री चांपाई सोरेन ने आज हमारे इस आदिवासी समुदाय को आज गौरवान्वित किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।